हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नो, कि हमने हमारे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं इतिहास का, और उसमें हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आज हम देखेंगे हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न चैप्टर नंबर 12। चलिए, इनमें कुछ प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दूंगा, कुछ यहीं पे कराई जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न, 1949 में भारत की आबादी तकरीबन कितनी थी? बताइए कितनी थी? ये ये या ये 38.48, 50 या 34.5 करोड़? मैंने आपको कितना बताया था? 34.5 करोड़ थी, जिसमें मुस्लिम भी ज्यादा थे। अब आ जाइए, हिंदू भी ज्यादा थे, मुस्लिम भी थे, मगर हिंदू ज्यादा थे मुस्लिमों से, मगर फिर भी मुस्लिमों की आबादी तकरीबन बहुत ज्यादा थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल जनसंख्या कहाँ रहती थी? ये आपको बताना। जब स्वतंत्रता के समय भारत की जो विशाल जनसंख्या है वो कहाँ रहती थी? शहरों में, गांवों में या जंगलों में? बताइए, जंगलों में, गांवों में? तो हमारा आंसर होगा गांवों में। अब जानते हैं, गांधी जी भी कहते थे कि भारत गांवों में बसता है, और इसका कारण भी यही था, विशाल जनसंख्या गांवों में थी, शहर कम थे। अब भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1951? बताइए आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो जो संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आइए आपको बताएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो आप जानते हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। आप जानते हैं, इन्होंने संविधान बनाया था, अध्यक्ष यही थे, जो बोलते वही संविधान में लिखा जाता। फिफ्थ क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बात करता है? सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया है। बताइए कौन सी सूची में वन और कृषि को रखा गया है? ये मैंने आपको बताया था, ये आपको आसानी से पता होगा कि किस में रखा गया था। ये आपका होमवर्क हो गया यार, बता दिए मैंने, ये आपको होमवर्क में दिया, बड़ा आसान है। 3 सूचियां हैं, कौन सी सूची में वन और कृषि आएगा? बताइए। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी आपको पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न, सब पढ़िए पहले प्रश्न को। केंद्रीय सूची में और विषय रखे हुए, आपको बताना है केंद्रीय सूची में कौन कौन से विषय रखे गए हैं। चलिए आ जाइए, केंद्रीय सूची में आते हैं हम। हमें संविधान सभा के निर्माण में आना है। आ जाइए, संविधान सभा के निर्माण में देखेंगे, ये रहा नए संविधान की रचना। और आपको अब क्या बताना है? कुछ चीजें बतानी होगी। चलिए देखते हैं कुछ केंद्रीय सूची वगैरह में क्या क्या आता है। ये देखिए, 3 सूचियों में बांट रखे हैं। केंद्रीय सूची कहाँ पे? ये रहा, यहाँ पे देखिए, केंद्रीय सूची में बताया गया। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। क्या आ जाएगा? कराधान, रक्षा और विदेशी मामले, इनको रखा गया। ये हम यहां से देख रहे हैं। चलिए, कराधान, रक्षा और विदेशी मामले, ये आपका आंसर आएगा। तो क्या आएगा? कराधान, रक्षा और विदेशी मामले वाले विषय रखे गए थे। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पे। दूसरा क्या कहता है अभी? किसकी मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा? बताइए कौन था वो, मैंने आपको बताया है। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो राज्यों के गठन में आएगा ये
तो विकास की परियोजना है, हमें राज्य के गठन में आना है। ये रहा राज्यों का गठन। चलिए आंध्रा को देखते हैं। तो ये व्यक्ति आप देख रहे हैं यही है। तो यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु बच्चों की हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल में बैठे। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्रीमालू मुलू के समर्थन में आने लगे और जगह जगह हड़ताल जुलूस निकालने लगे। तो आंसर क्या होगा? गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु। और इन्हीं की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 58 दिन के अनशन के बाद 5 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीमालू को देहांत हो गया। जैसे कि अखबार ने लिखा, श्रीमालू की अगुवाई के तरफ से अस्तित्व हो गया। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार ये मांग माननी पड़ी। बाद में ये हो गया। अब ये अलग बात है कि उनका देहांत हो गया और उसके बाद माननी पड़ी उनको बातें। तो किसकी मृत्यु के बाद इतना ज्यादा हो गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पे। आपको बताना है कि कब में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। तो बताइए कब दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करी गई थी? आ जाइए देखते हैं। हमें पता है 1956 में करी गई, और फिर भी एक बार चेक तो करना ही होगा। यहाँ पे देखिए मिल गया हमें यहाँ विकास की परियोजना में मिल जाएगा। ये पंचवर्षीय योजना तो विकास की परियोजना होती है। तो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1956। चलिए लिख दीजिए आंसर। यहाँ पे आएगा 1956। तो 1956 में क्या किया गया? 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। और ये चौथे पे, हमारे संविधान में मताधिकार का प्रावधान किया गया था। आपको बताना है कब मताधिकार का प्रावधान किया गया। चलिए संविधान में देखना है, तो आ जाइए संविधान में देखने का प्रयत्न करें हम। ये तो राज्य है, अभी हमें संविधान पे आना है। कहाँ है संविधान? चलिए देखिए, तो ये रहा हमारा नए संविधान की रचना। हमें क्या बताना है? हमें नई संविधान की रचना करनी। चलिए देखते हैं नई संविधान के बारे में। आ जाइए। तो अगर हम नए संविधान को देखें तो कई तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं नई संविधान में क्या क्या आएगा भाई। तो नए संविधान में कई तरीके की चीजें हमें देखने को मिल जाएगी। तो उसी में हमें ये सारी चीजें मिल रही है। देखिए किस किस तरह से लागू हुआ वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत सारे प्रांत वगैरह भी इनसे जुड़ते गए। हमारा आंसर क्या होगा इसका? हमारा आंसर होगा, चलिए देखते हैं एक बार वो स्टेटमेंट एक बार और देख लेते हैं। मताधिकार का प्रावधान देखना है। कौन सा प्रावधान? मताधिकार का। चलिए देखते हैं मताधिकार का प्रावधान कहाँ पे भाई। आ जाइए देखिए मताधिकार ये रहा। तो हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसकी एज 21 थी। यहां पे क्या आएगा? सार्वभौमिक वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। अब आ जाइए फिफ्थ पर। भारतीय प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। यह किसका मत था? बताइए बताइए बताइए। ज से शुरू होगा इसका, ये भी मैंने आपको हिंट दी है ज से। अब बता दीजिए किसका होगा, ये आपको होमवर्क है। मैंने आपको बता भी दिया ज से शुरू होगा। ज से एक ही इंसान का नाम शुरू होता है जिसने बोला था। ठीक है, अब आ जाइए हमारे अगले प्रश्न पे। वो क्या है? सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है? आपको सही मिलान करना है। कॉलम आ को कॉलम ब से मिलाना है। पहला, हमारा संविधान कानून की डॉक्टर अंबेडकर
15 दिसंबर 1952 समवर्ती सूची में और क्या है, संविधान रचना में बहुत सारे, वो भी है। और यहाँ पे क्या है, वन और विषय कृषि विषय में रखे गए थे। नजरों में सबको बराबर मानता है। संविधान प्रारूप समिति अध्यक्ष, भारतीयों ने योगदान दिया। और पोट्टी श्रीमल्लू, अभी हमने पोट्टी श्रीरामुलू को देखा था, क्या थे भाई ये, संविधान रचना में प्रमुख थे। संविधान, हमारा संविधान कानून की क्या होगा, डॉक्टर अंबेडकर। तो ये आपको दिए गए, आपको बताना है इनमें कौन कौन से और क्या क्या है। तो आपको पता है 15 दिसंबर 1952 को क्या हुआ था, हड़ताल वगैरह हुई, डेथ वगैरह हुई इनकी। फिर भारतीयों ने योगदान दिया, किसमें, भारतीयों ने किसमें योगदान दिया था, तो संविधान रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। फिर उसके बाद क्या आता है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के बारे में आपको बताना है। तो समवर्ती सूची में एक तो वन आते हैं और एक कृषि विषय आते हैं, ठीक है। फिर क्या है, डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात कर लेते हैं हम। तो डॉक्टर अंबेडकर जो है वो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप सब जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। और हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है। तो संविधान तो बराबर मानता है, मगर क्या हम मानते हैं, तो वो एक डिबेट का प्रश्न है। अब आ जाइए, ये तो हमने देख लिया मिलान। अब हम देखेंगे सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाने को। चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है भाई, मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या है। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। मैंने आपको बताया था कि मुसलमानों के साथ साथ सिख और ईसाई भी भारत में बड़ी संख्या में थे। अब आ जाइए सेकंड। तो ये तो हमारा सही हो गया। देश विभाजन के फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। क्या सत्य? बिल्कुल सत्य। मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे नंबर देखिए, नंबर से कंफ्यूज करेंगे। अगर ये 10 लाख के वजह 50,000 होता तो ये गलत हो जाता। 10 लाख है इसलिए ये राइट होगा, क्योंकि 10 लाख लोग ही मरे थे अकॉर्डिंग टू द जो उनका डाटा था। मगर 10 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर जो उन्होंने काउंट किए उसके अकॉर्डिंग हम 10 लाख ही मान के चले। अब आ जाइए तीसरा। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। क्या सत्य? तो चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना हम देख लेते हैं। उसमें हम देख लेंगे भाई सच में इस पे जोर दिया भी गया है या नहीं। यहाँ देखिए, हमें विकास की परियोजनाओं में मिल जाएगा। ये क्या है, पंचवर्षीय योजना। वो प्लानिंग कमीशन आप सब जानते हैं, 5 साल के प्लान होते हैं। अब तो 3 साल के होगी, नीति आयोग बन चुका है, मगर पहले प्लानिंग कमीशन था। आपको याद होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी योजना आयोग, ये अब नहीं है, अब नीति आयोग आ चुका है, मगर पहले था। तो 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई और इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजनाओं आदि का सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो किस पे जोर दिया? भारी उद्योगों पे और विशाल बांध परियोजनाओं। चलिए देखते हैं। तो उसमें क्या ये दिया हुआ है आपको, भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं पर। देखिए, भारी उद्योगों और के विकास पर जोर दिया गया। तो बिल्कुल सत्य, भारी उद्योगों पर तो जोर दिया ही गया था। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज माइनस कर दी, वो क्या है कि बांध परियोजना नहीं लिखी, मगर फिर भी हम इसे सही मानेंगे क्योंकि भारी उद्योगों पर तो जोर दिया ही था। आप कह सकते हैं कि भाई साथ साथ दूसरे पे भी दिया था, मगर दूसरे पे आप अगली लाइन में फिर लिख सकते हैं, तो ये सही होगा। इस वजह से ये सही हो जाता है। कोई हो सकता है कह दे कि इसमें गलत है क्योंकि यहाँ पे बांध परियोजना नहीं है, मगर फिर भी हम सही मानेंगे क्योंकि ये सत्य है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे। अब यहाँ पे देखिए, नंबर को देखिए, तो बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। क्या सत्य है? चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आंकड़ा देखना है और आंकड़े जो सरकारी होते हैं उन्हें ही मांगे हम चलेंगे। तो हमें देखना है बंटवारे की वजह से किस तरह के जो लोग हैं शरणार्थी बन गए थे। आ जाइए देखते हैं, तो कौन कौन से लोग शरणार्थी बने थे वो हमें देखना है। ये तो संविधान सभा की बात है। उससे पहले
नया और खंडित राष्ट्र, इसमें हमें पता लगेगा। चलिए देखिए, आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर ही ऊपर मिल गया हमको। क्या है कि बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत है। यहाँ पे आंकड़ा ध्यान रखिए, 80 के बजाय 8 लाख लिख देगा और आपको सही लगा तो गलत हो जाएगा। तो 80 लाख ही लोग थे, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी सत्य है। अब अगला क्या है, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर कोई बहस नहीं की गई। क्या सत्य है? ऐसा था? बिल्कुल नहीं। भाषा के आधार पर बहस हुई थी, भाषा के आधार पर बहुतों ने बहस करी थी, तो ये बिल्कुल असत्य घटना। क्योंकि आप सब जानते हैं, अभी मैंने श्री राम मुल्लू के बारे में बताया आपको, जिन्होंने आपको अनशन पे बिठा लिया था जब तक हमारे लिए राज्य नहीं बनेगा। तो बहस तो हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो गया। तो अभी तक हमारा सिर्फ 5 गलत है और सारे के सारे सही स्टेटमेंट, ठीक। अब आ जाइए हमारे अगले प्रश्न पे। वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, तो हम देंगे। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। पहला, योजना आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, जो खत्म है, हम नीति आयोग। तो योजना आयोग का गठन क्यों किया गया, बताइए। ये आपको बताना है कि योजना आयोग का गठन किया तो गया, मगर क्यों किया गया, कारण क्या था, तो कारण बताना है हमें। चलिए देखते हैं। योजना आयोग कहाँ पे आएगा, विकास की परियोजनाओं में। देखिए विकास की परियोजना में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो योजना आयोग का गठन क्यों किया गया, कारण बताना है। तो अगर देखें तो हमें ये तो पता है कि क्यों, आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए ही किया गया। यहां से आपका आंसर शुरू होगा। आपको पैराग्राफ में लिखना है, एक लाइन का उत्तर तो है नहीं, हमें कारण तो बड़ा बताना होगा। तो 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया। तो ये कोई ऐसा नहीं ऑर्डर दिया एक और बन गया, ना तो किसी एक्ट में है ये, ना ही कहीं पे, बस सरकार ने बोला कि हमें योजना आयोग बनाना है, एक ऑर्डर निकाल दिया और बन गया। ये किसी भी, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही हमारे किसी जगह संविधान वगैरह कहीं पे भी नहीं। अब इस बारे में ज्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग द्वारा और कौन से उद्योग बाजार यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। तो प्लानिंग कमीशन के ये सारे काम जो मैंने अभी आपको बताया ये थे। तो इन कारणों की वजह से ही इसका गठन किया गया, ठीक। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब आ जाइए हमारे दूसरे प्रश्न। पहला प्रश्न हो गया है। दूसरा, संविधान ने निचली जातियों के लोगों की किस प्रकार सहायता की, वो आपको बताइए। तो जो हमारा संविधान है उसने निचली जातियों के लोगों की किस प्रकार सहायता की, तो आप सबको पता है उनके लिए आरक्षण और ये सारी बातें करी गई थी। तो किस प्रकार की सहायता करी गई संविधान में, संविधान की बात कर रहे हैं तो संविधान में ही मिलेगा हमें इसका आंसर। आ जाइए, संविधान सभा कहां पे है, तो यहाँ पे हमारी संविधान सभा। हमें दलित लोगों के लिए देखना है, नीची जाति वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए भारत के समान वगैरह, हाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो संविधान की विशेषता में हम यहाँ देख रहे हैं, संविधान की तीसरी विशेषता क्या थी, यहाँ से आपको उत्तर मिलेगा कि संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक छूत माना जाता था। अब वे मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायकों की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों के कुछ हिस्से निचली जातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। वही मैंने अभी आपको बताया था, ये तो आप लिख देंगे। और कुछ लोगों के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, दलील थी कि जिन्हें उस समय हरिजन कहा था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे
विशिष्टों में पहुंच सके, क्योंकि उस समय संपन्न लोग ही ऐसी जो आज के समय आईएएस बोलते हैं उसमें जा सकते थे। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षम्यता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने जो कहा था हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यहां तक ही बता दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने हमारा अगला प्रश्न भी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा आसान क्वेश्चन, हर किसी को पता होगा कि भाई संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर बी राव अंबेडकर, वही होंगे। तो हमने ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड में हमें आंसर पूछा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कुछ डिटेल्स भी आपको बतानी पड़ेगी। एक तो ये हो गया, इसका आंसर क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये जो डॉक्टर हम लिखते हैं ना, कोई डॉक्टर नहीं है ये, इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है। डॉक्टरेट एक है ना प्रोफेशन होता है, इसमें क्या करते हैं ये कि डॉक्टरेट कर लेते हैं, तो इनके आगे डॉक्टरेट लिखे। जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई डॉक्टर नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है वो, मगर फिर भी उनके यहाँ डॉक्टर लिखते हैं। तो हम कुछ जिन्होंने कुछ बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रखा होता है या फिर कुछ बड़ी जो उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद डॉक्टर उनके आगे लगा दिया जाता है। अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो मैंने आपको एक वर्ड तो बता दिया कि डॉक्टर बी राव अम्बेडकर थे, अब इनके बारे में जो डिटेल्स है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी, जो आपके होमवर्क की है। ठीक है, एक वर्ड है, इसका होमवर्क आपको बताना। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के विभिन्न विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया? बड़ा आसान है, हमने देखा 3 सूचियां, तो एक वर्ड में तो आंसर होगा नहीं, विस्तार में होता है। तो तीनों की तीनों सूचियों को विस्तार में आपको बताना पड़ेगा। और तीनों सूचियां कहां पे हैं? संविधान में। तो आपको संविधान में वो आंसर मिलेगा, मैंने आपको बता रखा है। तो ये भी आप होमवर्क में देख लीजिए, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? होमवर्क में करना पड़ेगा। मैंने आपको 3 सूचियां बता दी है, केंद्रीय, समवर्ती और राज्य। केंद्र वाले जो विषय है उन पे केंद्र बनाएंगे, राज्य वाले विषय पर राज्य बनाएंगे, और केंद्र राज्य मिलकर समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाएंगे। जैसे वन और कृषि क्या है, वो समवर्ती सूची में आता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, मैंने आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया है, तो आप इसको करके आराम से बता सकते। अब आ जाइए 5th। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु का क्या प्रभाव पड़ा? एक ही प्रभाव था, वो क्या था? आंध्रा बन गया। जो तेलुगु भाषी लोग हैं उन्होंने अपने लिए आंध्र प्रदेश को बना दिया, तो यही उसकी मृत्यु का प्रभाव था। क्योंकि इसके बाद हड़तालें हुई, जुलूस निकले और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि इन्होंने अनशन कर दिया। तो अनशन करते करते ही उनकी डेथ भी हो गई, मृत्यु भी हो गई। तो इस बारे में हम देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, यहां पे आपको साफ साफ पता लग जाएगा। तो आपका आंसर कहां से कहां तक होगा? आप यहां से शुरू करिए, कहां से? उसी साल से शुरू करिएगा, और उसके बाद आएगा ये पूरा का पूरा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। कहां तक? यहां आंध्र प्रदेश बना। क्यों? क्योंकि आपको क्या बताना है भाई, आंध्र प्रदेश किस तरह से और क्यों बना, श्रीरामुलु का बाद आंध्र प्रदेश का क्यों गठन किया गया, तो सब हम यहाँ पे डिटेल में देख चुके हैं। अभी आपको सिर्फ मैंने बताया कि ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी देख लिया। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसमें आपको ये बताया गया है कि 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। और जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्रीरामुलु के देहांत की खबर से पूरे आंध्र प्रदेश को अस्त व्यस्त कर डाला। क्यों? क्योंकि उनके नेता थे और वो जो मांग कर रहे थे लोगों की मांग थी। अब विरोध इतना व्यापक था कि केंद्र सरकार झुक गई और आखिरकार आंध्र प्रदेश बन गया। अब आंध्र प्रदेश ना रह करके ये 2 भाग पड़ चुके, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। 2015 की घटना है, सॉरी 2014 की घटना है, जब नरेंद्र मोदी के चुनाव हो रहे थे। उस समय ही आप जानते हैं आज के समय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है, उस समय सिर्फ आंध्र प्रदेश था। तो वो कब बना? देखिए 1 अक्टूबर 1953 को बना और टूटा कब? 2014 में। तो ये आपको यहां से पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये वाला स्थापना आंध्र प्रदेश की भी देख ली। तो इस तरह से हमने जो हमारे सारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। अब ये कोई क्रियाकलाप है, मीरा बहन के बारे में मैंने आपको बताया था, मीरा बहन क्या है, वो भी पूछ सकते हैं भाई मीरा बहन कौन है। तो ये भी एक गांधीवादी है, जिन्होंने भी
और उनके विचारों और आदर्शों को आपको लिखना है, तो ये आप होमवर्क में करके लाइएगा, मैंने आपको बताया है। और पाकिस्तान में क्या है वो भी आपको बताना है, ये भी आप होमवर्क में करके लाइएगा। तो क्या है कि होमवर्क में कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये होमवर्क जो है इसे करने से आपको कुछ और आइडिया भी मिल जाएगी कि क्रियाकलाप में आपको क्रिया करनी है, दैट मीन्स यू हैव टू डू दिस। तो आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका होमवर्क है, इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिलेगी। तो इस तरह से हमने हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।